नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप स्क्रीन पर मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, तो उस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि ये वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, ठीक है, विच मीन्स टू शेयर और टू मेक कॉमन। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसके माध्यम से हम चीजों को या अपनी बातों को शेयर करते हैं, या फिर कोई एक ऐसी चीज जो कि कॉमन बनाती है, वो कम्युनिकेशन है। और ये एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेट से निकला था। और यहाँ पर आप इसके लैटिन वर्ड में कम्युनिकेट, टू शेयर, डिवाइड आउट, इन्फॉर्म, जॉइन, यूनाइट, इसका ये मतलब होता है। वहीं पर जैसे कि आप रिलेटेड लैटिन रूट अगर देखें तो ये कम्युनिस से निकला हुआ है। कम्युनिस जिसका अर्थ होता है कॉमन, पब्लिक और जनरल करना। ठीक है, अगर आपको पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? यूज ऑफ स्पोकन और रिटन वर्ड्स टू कन्वे मैसेज, यानी कि अपनी बात को किसी तक पहुंचाने के लिए जब आप स्पोकन वर्ड्स का या फिर रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे अभी ये जो लेक्चर चल रहा है, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, क्योंकि मैं बोल करके आपको ये चीजें समझा रही हूँ, उसके साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर वर्ड्स दिखाई भी दे रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट भी दिखाई दे रहा है। तो मैं बोल भी रही हूँ, इसके साथ के साथ आपको टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। जैसे कि स्पोकन में क्लासरूम लेक्चर्स हो गए, फोन कॉल्स हो गया, इंटरव्यूज हो गए, ये सारे के सारे आपके वर्बल कम्युनिकेशन है। रिटन में ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस एक्सेट्रा। ऐसी कोई भी चीज जो कि टेक्स्ट में हो या फिर आपको वर्ड्स में सुनाई दे रही है, दैट विल बी वर्बल कम्युनिकेशन। वहीं आगे बढ़ते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस विदाउट वर्ड्स यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर एंड टोन। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज के लिए मम्मी से कुछ पूछ रहे हैं, मम्मी ने कोई वर्ड नहीं बोला, उन्होंने बस देखा आपकी तरफ, और देखने में हाँ है या ना है आपको समझ में आ जाता है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। यानी कि उन्होंने कोई शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया किससे? अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू। उन्होंने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जिससे आपको समझ में आ गया कि बेटा चुपचाप करके घर में बैठ जाओ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर बाहर निकले तो फिर आगे भगवान ही मालिक है आपके। ठीक है। उसी तरीके से टोन। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई शब्द तो सही इस्तेमाल कर रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन उसका जो टोन है, उसका जो लहजा है बात करने का, वो कुछ नेगेटिव कम्युनिकेट कर रहा होता है। यानी कि शब्द अच्छे निकल रहे हैं, शब्द ऐसे हैं जो बहुत प्यारे प्यारे हैं, लेकिन वो जिस टोन में बोल रहे हैं उससे आपको समझ में आ रहा है कि भाई मामला कुछ गड़बड़ है। सामने वाला या तो गुस्से में है, या फिर उसको किसी बात का बुरा लगा है। तो टोन के थ्रू भी आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हैं। अब आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप किस तरीके से बैठे हैं, आप किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी बॉडी पोस्चर के अंदर आती हैं, जो ये बताती हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट इंसान हैं, या फिर आप मतलब अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो नॉन वर्बली अपने पोस्चर के थ्रू भी आप अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, आप अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको याद होगा, मैंने वाइवा का जिक्र किया था या फिर प्रेजेंटेशन का जिक्र किया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, आपने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर नर्वसनेस दिखाई दे रही है। तो वो क्या बताता है कि आप नर्वस हैं। अब आपके वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं, आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें तो कुछ और कह रही हैं, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसका ऑपोजिट चल रहा है। ठीक है, तो आपके जो शब्द हैं वो आपके बॉडी लैंग्वेज से मेल नहीं खा रहे हैं। एंड हम कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। तो यहाँ पर वही समझ लीजिए कि आप वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका जो है वो उससे कहीं ना कहीं ज्यादा तेजी से बोलता है, उसकी आवाज ज्यादा तेज होती है बिना आवाज के। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, नोडिंग इन इंडिकेट अग्रीमेंट। जैसे आप किसी की बात से अग्री कर रहे हैं तो आप हाँ में सर हिलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्लासरूम के अंदर बच्चों को जब कुछ समझाओ तो उनका सर बहुत जोर से हिलता है, बिल्कुल सीधा हाँ में हिलाते हैं। ये बात अलग है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है शायद। यानी कि हाँ या ना में सर हिलाना, जिसके थ्रू आपने बोला नहीं लेकिन बिना बोले आपने कम्युनिकेट कर दिया, हाँ मुझे ये समझ आ गया, ना मुझे नहीं समझ आया, हाँ मुझे जाना है, ना मुझे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अब जैसे कि क्रॉस्ड आर्म्स सजेस्टिंग डिफेंसिवनेस। हम हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो कि हम जब भी किसी बड़े के सामने खड़े होते हैं या फिर हम किसी कम्युनिकेशन के अंदर हैं, तो अगर आप क्रॉस हैंड करके खड़े हैं या बात कर रहे हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं होता है कि आप डिफेंसिव मोड में हैं, या फिर कभी कभी थोड़ा सा बदतमीजी भी मान ली जाती है कि आप अपने टीचर के सामने, किसी बड़े के सामने आपको क्रॉस हैंड करके नहीं खड़े होना है, बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपके नॉन वर्बल क्यूज हो गए। अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, सॉरी, विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन, यूज ऑफ विजुअल एलिमेंट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इफेक्टिवली। अब एक सिंपल सी बात सोचिए कि आप वर्ड्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू या फिर बॉडी लैंग्वेज जेस्चर के थ्रू आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं, वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक आपको याद रहती हैं, या फिर कोई इमेज, कोई वीडियो अगर आपने देखी है तो वो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज आधे घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर आपने सुना हो, बहुत अटेंटिव होकर के सुना है, लेकिन फिर भी आप वर्ड बाय वर्ड एंड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आप चीजों को शायद ही बता पाए। अगर आप बहुत शार्प माइंडेड हैं तो माइंड में बता पाए, लेकिन इन जनरल देखा जाता है कि आप उस चीज को सीक्वेंस में बता पाने में थोड़े से असमर्थ होते हैं। भले ही आपने बहुत अटेंटिव होकर के चीजों को सुना है, लेकिन वहीं पे आपने कोई फिल्म देखी है, 1.5 से 3 घंटे की फिल्म आपने देखी है, लेकिन वो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ज्यादातर याद रहती है। क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे का रीजन है विजुअल कम्युनिकेशन। क्योंकि जो विजुअल्स होते हैं वो ह्यूमन माइंड जो है वो ज्यादा अच्छे से रिकॉल कर पाता है, चीजें हमें याद रहती हैं। ठीक है, तो यूज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन एलिमेंट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्विकली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक साइन, इन्फोग्राफिक्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स, ये सारी चीजें क्या आपकी आ जाती हैं? विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। अब जैसे ट्रैफिक साइन, हम सबको पता है रेड का मतलब क्या होता है, येलो का मतलब क्या होता है, ग्रीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, पावर पॉइंट स्लाइड्स, अब जैसे कि आप पावर पॉइंट जब बनाते हैं तो वैसे ये भी आपको समझने की जरूरत है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं तो हमें स्लाइड्स के अंदर सिर्फ उन पॉइंटर्स को रखना चाहिए, उन इमेजेस को रखना चाहिए जो कि हमारे प्रेजेंटेशन को रिकॉल करना इजी बना दे। इंस्टेड ऑफ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पूरा बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख लेंगे, बहुत सारी चीजें लिख लेंगे, तो जो आपकी प्रेजेंटेशन को मुश्किल, उबाऊ और बहुत ही, मतलब उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आता है ऐसे प्रेजेंटेशन को देखने में, जहाँ पे आपने बहुत सारा टेक्स्ट ऐड कर दिया है, बहुत सारी चीजें आपने ऐड ऑन कर दी हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स एक ऐसा विजुअल कम्युनिकेशन है जो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके बनाया जाना चाहिए, और सिर्फ उसके विजुअल्स ऐसे होने चाहिए, उसके एक आधे शब्द आप ऐसे इस्तेमाल करें जो आपकी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट करता हो। हम कहते हैं ना अ, कि एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। वो एक तस्वीर है। अब उस तस्वीर को खींचने वाले ने किसी अलग पर्सपेक्टिव से माइट भी खींचा हो, देखने वाला अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से वो उस समय जैसा महसूस कर रहा है, वो दुखी है, वो खुश है, वो जो कुछ भी देख रहा है उसके हिसाब से वो उसको इंटरप्रेट करता है, वो अपने हिसाब से उसकी अलग अलग व्याख्याएं कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली लोगोज एंड ब्रांडिंग विजुअल्स, हम कहते हैं ना कि कलर कुछ कहता है, कलर को लेकर के तो हमारे यहाँ बहुत सारी अ, मतलब लड़ाइयाँ, गाने, बैंड, पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो कलर्स भी बहुत कुछ कहते हैं।
आप अपने किसी ब्रांड का लोगो बनाना चाहते हैं, तो हम ऐसे तो नहीं कुछ भी लोगो बना दे रहे हैं, सिर्फ अल्फाबेट्स उसके अंदर डाल दे रहे हैं, इनिशियल्स डाल दे रहे हैं, उससे लोगो बन गया, नहीं। लोगो आपके ब्रांड के बारे में, उसकी इमेज के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होता है। जैसे अगर आप लोग को याद हो, तो अभी जब जैगुआर का लोगो चेंज हुआ था, तो उसको लेकर के उसको कितना क्रिटिसाइज किया गया था कि जैगुआर का लोगो पहले जो था उसपे एक्चुअल जैगुआर बना हुआ था, लेकिन जब वो चेंज हुआ तो उसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि अब वो जैगुआर का लोगो किसी ज्वेलरी ब्रांड का लोगो लग रहा था। ठीक है, यानी कि एक विजुअल अपील उसके अंदर क्या है, क्या उस ब्रांड को वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो लोगो। ठीक है, सो दैट्स द विजुअल कम्युनिकेशन। अब आप चार्ट्स एंड ग्राफ्स एंड प्रेजेंटेशन तो आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपका विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की तरफ। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पर आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, दैट फॉलोज ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एंड प्रोटोकॉल्स। आप कॉलेज में होंगे, आप किसी मीटिंग्स में जाते हैं, स्कूल में अगर आप पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके जो टीचर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उनसे बात करने का तरीका आपका अलग होता है। डजेंट मैटर आप अपने टीचर से कितने भी फ्रेंडली हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर तो फॉलो करते हैं कि आपको किस तरीके से बात करना है, ये कहना है या नहीं कहना है, ये आप ये चीजें शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करेंगे भी तो कैसे करेंगे। ठीक है, और अगर आपको मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली नहीं पहुंच जाते हैं ना, आप एक हायरार्की फॉलो करते हैं, आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। पहले अपनी प्रॉब्लम को अपने टीचर से कहेंगे, फिर टीचर तक अगर नहीं सुनवाई हुई देन आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक जाएंगे, फिर वहां तक बात गई, फिर उसके बाद से वो आगे प्रिंसिपल तक जाता है, देन उसके बाद से वो मैनेजमेंट तक जाता है ना। तो जब हम एक हायरार्की, एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें कि आप अपने शब्दों का, आप अपने अपने मैसेज को किस तरीके से इनकोड करेंगे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि इनकोडिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बेहतर इनकोडिंग आप करेंगे, उतना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो ऑफिशियल ईमेल्स हो गए, बोर्ड मीटिंग्स हो गई, गवर्नमेंट सर्कुलर्स हो गए, ये सारी प्रेस रिलीज हो गया, ये सारा कुछ एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब जैसे मान लीजिए आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो आप उसमें स्लैंग्स इस्तेमाल कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका मतलब सिर्फ आप और आपके दोस्त समझते हैं, और बहुत ही आपको स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में भी बात करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको लेटर, जब एप्लीकेशन अपने स्कूल कॉलेज में कहीं भेजना होता है, तो वहां पर आप क्या किसी भी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, किसी भी तरीके से लिख लेते हैं, नहीं। आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। आप पहले टू द प्रिंसिपल और जिसको भी आपको एड्रेस करना है वो करते हैं, उसका एड्रेस लिखते हैं, डियर सर और मैडम, देन ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपके कंसर्न है, ऊपर सब्जेक्ट लिखते हैं, देन योर ओबीडियंटली एंड समथिंग, जो कुछ भी है। ठीक है, वो सारा ऐड करके फिर आप लिखते हैं, यानी कि एक फॉर्मल तरीका, आपने एक बात रखने का, एक लेटर तक लिखने के लिए आप फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, देन वहीं पे हम आ जाते हैं कि क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कैजुअल एंड स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन विदाउट स्ट्रक्चर फॉर्मेट। जब आप बहुत ज्यादा सोच समझ नहीं रहे हैं, बात करने के पहले, बोलने के पहले आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे अपने मैसेज को इस तरीके से एनकोड करना है, इस तरीके से डिजाइन करना है, स्पॉन्टेनियस बिल्कुल वो चीजें हो रही हैं, जो मन में आ रहा है बोल दे रहे हो। इट्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो हम अपने घर में करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, वो आपका क्या हो गया, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडली चैट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, गॉसिप, ये क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। लंच ब्रेक के टाइम पे आप जो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या हो गई, आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्टिकल में आपका डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। एक सीधी लाइन, उस सीधी लाइन के अंदर आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं और नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि जब हायर लेवल के लोग अपने नीचे के जितने भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a CEO sending a memo to employees about a new company policy। ठीक है,
यानी कि ऊपर सबसे कौन होता है, सीईओ होता है, देन उसके बाद से आपके मैनेजर और बाकी सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो सबसे निचले स्तर पर है एम्प्लॉय, वहां तक वो सारी चीजें पहुंचती हैं। ठीक है, देन उसके बाद से अपवर्ड, एन एम्प्लॉय सबमिटिंग अ मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू देयर मैनेजर। अब वो सिर्फ मैनेजर तक तो नहीं गया, मतलब मैनेजर को दे रहा है, देन उसके बाद से उसके ऊपर जा रहा है, देन उसके ऊपर जा रहा है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब आपको अपने कॉलेज से या अपने अपने मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली नहीं पहुंच जाते हो। आप पहले कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने टीचर से बात करते हो, टीचर फिर एचओडी से बात करते हैं, एचओडी फिर प्रिंसिपल से बात करते हैं, प्रिंसिपल फिर आगे ले जाते हैं। फिर उसको अगर मतलब पहले से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, नहीं होती है, तो फिर इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, ये हायरार्की फॉलो करते हुए मैनेजमेंट तक बात जाती है। अब आप डायरेक्टली तो जा करके नहीं मिल लेते। हाँ, ये बात अलग है, कुछ कुछ केसेस में आप मिल लेते होंगे, लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि मैं आपको अपवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में समझा रही हूँ कि किस तरीके से अपवर्ड कम्युनिकेशन काम करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, ऑफन डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, reinforces अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। समझ गए होंगे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या पार्ट नहीं समझ में आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप फीडबैक, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फीडबैक देकर के आप बता सकते हैं कि ये आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन आपका नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसा कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा कि एक लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। Horizontal communication occurs between individuals or departments at the same level within an organization. एक टीम है, टीम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, एक टीम लीड होता है, उस टीम के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। वो जो बहुत सारे मेंबर्स हैं वो सारे तो एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है ना, सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपके कॉलेज की बात की। अब जैसे मेरा डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट में एक एचओडी जो हमसे ऊपर हैं, बाकी हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो हम सारे के सारे किस्म हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हैं। ठीक है, तो हमारे बीच में आपस में जो बातें हो रही हैं वो सारी चीजें क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि सेम लेवल पर हो करके जब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, जब भी आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो आप वहां पर थोड़ा सा ज्यादा ही मर्यादा का ध्यान रखते हैं। आप मर्यादा का ध्यान खैर इसमें भी रखते हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीजों को कहने से पहले 100 बार सोचते हैं, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मुझसे सीनियर है, इन तक ये बात जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। लेकिन जब आप सेम लेवल पर होते हैं तो एक कंफर्ट होता है आपके बीच में। कहीं ना कहीं जो समस्याएं आपकी हैं वही समस्याएं सामने वाला भी फेस कर रहा होता है। ठीक है, जब आप सेम लेवल पर होते हैं तो सेम लेवल की प्रॉब्लम्स भी एक जैसी होती हैं। तो जब कई लोग उस चीज को मिलकर के बात करेंगे, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो थोड़ी इजी हो जाती है। क्योंकि जब आपका कोई हायर लेवल का आदमी उस चीज को सुनता है तो माइंड भी हो सकता है वो इंसान उस चीज को गो थ्रू ना कर रहा हो, तो उसके लिए वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सेम लेवल पे चीजें कहीं ना कहीं हम सेम लेवल पर फील भी कर रहे होते हैं। ठीक है, इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जब आपको कम्युनिकेशन के बीच में बहुत हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, आप अपने शब्दों को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री फील करते हैं, तो वहां पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर तरीके से बिल्ड होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि घर के अंदर समस्याएं तब ज्यादा अच्छे से सुलझाई जा सकती हैं जब सब एक साथ एक लेवल पर बैठ करके बात करें। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो हमसे बड़े हैं तो हम उनसे कोई बात कैसे कहें, वो हमारी बात नहीं समझेंगे, सामने वाला सिर्फ ये समझता है कि नहीं वो तो छोटे हैं, उनको उतनी समझ नहीं है। तो उसमें क्या होता है ना कहीं कंफ्लिक्ट पैदा होता है। लेकिन जब आप सेम लेवल पर आकर के चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो ज्यादा क्विक होती है। कोलैबोरेशन में आकर के आप काम करते हैं। ठीक है, और इसका एक और पर्पस होता है रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड एनहांसेस एफिशिएंसी। जब
अब एक ही बात आप कह रहे हैं, जब आपको एक हायरार्की फॉलो करनी है तो एक ही बात को पहले तो आप स्ट्रक्चर करेंगे, फिर उसके बाद से आप बार बार करके उन चीजों को बताएंगे, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे होते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर आपको ये चीज कम देखने को मिलती है, ये रिड्यूस करता है डुप्लीकेशन को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a marketing manager discussing campaign strategies with a sales manager, teacher in the same grade level planning a joint activity। ठीक है। आई होप एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जिसको समझाने की जरूरत है, बट अगेन अगर ना समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ। आपका क्लासरूम है, अब उस क्लासरूम के अंदर जैसे आपके क्लास में सीआर भी होते हैं, ठीक है। कभी कभी वो आपसे जो बात कर रहा है वो सीआर जो आपका दोस्त भी तो हो सकता है ना, लेकिन जब वो एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव के के डेजिग्नेशन पर है या फिर उसके रोल में है, तो वो आपसे कहीं ना कहीं कुछ चीजों को फॉर्मली डिस्कस करेगा। लेकिन वहीं पे जब वो एक सीआर के रोल से बाहर निकल करके आपके फ्रेंड के रोल में आता है, तो वो उसका कम्युनिकेशन इनफॉर्मल भी होता है। ठीक है। उसी तरीके से अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कुछ टीचर्स होते हैं, माइंड भी बहुत फ्रेंडली हूँ, लेकिन जब आप क्लासरूम के अंदर बात कर रहे हैं, एक कॉमन टॉपिक है आपका, आप अपने टॉपिक को लेकर के, अपने लेक्चर्स को लेकर के बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन फॉर्मल होता है। लेकिन वहीं पे जब आप अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, आपकी कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, जब आप उनसे बात करते हैं, उसको उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे होते हैं, तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनफॉर्मल हो जाती है। ठीक है। ये इनकरेज करता है पीयर रिलेशनशिप्स को, सपोर्ट करता है क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क को। ठीक है। आई होप आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको लगता है कि आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने को आप कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।